तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं इंजीनियर टीकेएस कुमार। कल के वीडियो में हमने देखा कि जहां पे हम लोग जो है जियोलॉजिकल हजार्ड्स और उसके प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका जियोलॉजिकल हजार्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट। कौन कौन से रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से जियोलॉजिकल हजार्ड्स और बचे हुए हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मुख्यतः देखने वाले हैं माइनिंग की वजह से जो आपका हजार्ड्स होते हैं उसको, और यहाँ पे आपका लैंडस्लाइड्स की वजह से जो हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं माइनिंग से होने वाले हजार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे माइनिंग से होने वाले हजार्ड्स के बारे में मैं बात करूँ तो आपका जो है लैंड इरोजन इसके वजह से होता है, सिंक होल जो है वो फॉर्मेशन इसका वजह से होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस होता है, आपका सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, टॉप सॉइल जो वहाँ से हट जाता है, ग्राउंड वाटर उसकी वजह से इफेक्ट होता है, और कुछ जो माइन से जो केमिकल रिलीज होते हैं उसकी वजह से आपका सॉइल और उसके अलावा वहाँ के ग्राउंड वाटर, ये सारे कुछ जो है इफेक्ट होते हैं माइनिंग के वजह से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूरी इंडिया की तो लगभग 1 मिलियन पीपल जो कि मेजर जो आपका माइंस है उसमें 1 मिलियन पीपल जो है क्या है इंगेज है, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ अगर छोटे मोटे माइंस को मिला के तो सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्किंग पीपल है माइंस में, वो है आपका 15 मिलियन। उसके बाद आपका चाइना, इंडोनेशिया, इसके अलावा आपका कांगो, इथोपिया, घाना और बुर्किना फासो। तो ये सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा माइंस में लोग जो है वर्क करते हैं और इतने लोग जो है इस वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हजार्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो लोगों की पॉपुलेशन की बात हमने इसलिए किया क्योंकि 1956 में धनबाद में कोल माइन डिजास्टर जो हुआ था वहाँ पे 233 जो माइनर्स थे उनका डेथ जो है वो हो गया था कोलैप्स होने की वजह से। तो यहाँ पे माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो माइनिंग जो है 2 तरीके से किया जाता है, एक ओपन माइनिंग होता है और एक अंडरग्राउंड होता है जिसमें टनल बना के किया जाता है। तो ये जो टनल बनाने वाला जो रहता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ओपन माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा बड़ा सा जो लैंड होता है उसको जो है खाली कर लिया जाता है और वहाँ पे जो है वहाँ का डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, और उसके अलावा वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार में रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कैसे उसको बचा सकते हैं कोई भी डिजास्टर होने से, तो एक तो जियोलॉजिकल वहाँ पे सर्वे होना बहुत ज़रूरी है जो कि जहाँ पे आपका रोल आता है, और इसलिए इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जो टेक्निकल एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर हमें वहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बताना होगा, कहाँ कहाँ पे माइंस है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे हमको ओपन माइंस बनाना है, कहाँ पे हमको अंडर माइंस जो है या फिर टनल्स बनाने हैं, उसके बारे में हमको सर्वे के थ्रू जो है वो पता चलेगा। जहाँ यहाँ पे आपका जियोग्राफिकल सर्वे होता है, अंडरग्राउंड सर्वे जो है आपका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के थ्रू जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर सकते हैं ताकि ऐसे हजार्ड्स से हम जो है बचा सकें। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको सिखाया जाए, चीज़ों को बताया जाए, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने हैं, तो इन सारे हजार्ड से वैसे करके हम बच सकते हैं। आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, जो ये जो इमेज दिख रहा है आप लोग को, ये धनबाद में जो 1965 में जो कोल माइन डिजास्टर हुआ था उसका इमेज है, जहाँ पे आप जो है लोगों का अफरा तफरी जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हसदेव वाला जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, हसदेव बचाओ आंदोलन जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है, वहाँ पे कोल माइंस जो है वहाँ पे बनने वाली है, और जिसके वजह से लोग वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जो आंदोलन जो है वो कर रहे हैं ताकि हमारा जो है इन्वायरमेंट जो है वो बचे। क्या क्या इफेक्ट जो है पड़ सकते हैं अगर ऐसे माइनिंग्स की वजह से, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है आपका सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल का पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो आपका टॉप सॉइल होता है, जो सॉइल कितनों सालों बाद जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमने रॉक के फॉर्मेशन में पढ़ा, वो जो सॉइल है वो पूरा वहाँ से हट जाता है। अब वो जो लैंड है जहाँ पे आपने ओपन माइनिंग जो किया वो जो लैंड है कोई काम का नहीं रह जाता है। इसके अलावा आपका वहाँ पे जो अंडर वाटर या फिर ग्राउंड वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है अलग अलग केमिकल के रिलीज होने से। ठीक है, यहाँ जो अलग अलग टाइप के स्पीसीज जो पाए जाते हैं वो कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम अंडर माइनिंग कर रहे हैं तो आप इमेज में देख पा रहे हैं कहीं कहीं पे सिंक होल जो है जहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है, पूरा जो बहुत बड़ा जो एरिया है वो जो है नीचे अचानक से धंस के नीचे चले जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है क्योंकि वहाँ पे जो है टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं उसके वजह से, और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और वेजिटेशंस का लॉस तो होता ही है क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ओपन माइनिंग करने के लिए वहाँ के जितने फॉरेस्ट है उसको काटा जाता है और देन फिर उसको डिफॉरेस्ट करके वहाँ से फिर माइनिंग की काम जो है स्टार्ट की जाती है। तो ये सारे इफेक्ट जो है माइनिंग की वजह से पड़ता है, ये भी हमारे जियोलॉजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आएगा जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियर होने के नाते आपको जानना बहुत जरूरी है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स
आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। चलिए हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड की। तो लैंडस्लाइड क्या होता है आपका? लैंडस्लाइड इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रिस ऑन अ स्लोप ऑफ्टन ट्रिगर बाय द फैक्टर सच एज हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आपका हैवी रेनफॉल इसका मेजर कॉज होता है, अर्थक्वेक इसका मेजर कॉज होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो आपका स्लोपी ग्राउंड पे जो आपका सॉइल का शियर स्ट्रेंथ फेल होने की वजह से वो स्लाइडिंग होकर जो गिर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। अब ये जो लैंड स्लाइडिंग है इसका जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए, जैसे कि मैंने जोशीमठ वाला जो पार्ट जो था उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि कैसे वहाँ पे क्रैक्स जो है वो आए थे, लैंडस्लाइड कैसे होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्लोपी ग्राउंड जो होता है, जैसे कि हमारा हिमालयन वाला पार्ट हो गया, हमारा वेस्टर्न घाट वाला पार्ट हो गया, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होता है, ठीक है। तो एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर हम लोग को ऐसे एरिया में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई रोड या कोई बिल्डिंग या कोई एयरपोर्ट अगर वहाँ पे बना रहे हैं तो कौन कौन से जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है रेनफॉल पैटर्न। हमको वहाँ का रेनफॉल पैटर्न समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका वेस्टर्न घाट वाले पार्ट का, तो वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में देखो तो वेस्ट वाले पार्ट में आपका लैंडस्लाइड जो है सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों? क्योंकि जो मानसून आती है वो सबसे पहला स्ट्राइक करता है केरल वाले साइड से और तमिलनाडु वाला साइड जो है अछूता रहता है। उस वहाँ जो है आपका रेन सोडो एरिया पड़ता है, तो जहाँ पे आपका रेनफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ पे सॉइल ज़्यादा सैचुरेट होगा, सॉइल का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ से स्लाइडिंग जो है होना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैसा है, वहाँ पे कोहेसिव सॉइल है कि नहीं है। अगर कोहेसिव सॉइल होगी तो बॉन्ड अच्छी बनेगी, अगर वहाँ पे कोहेजन लेस सॉइल होगा तो जल्दी ही शियर स्ट्रेंथ फेलियर हो गया, उसकी वजह से आपको स्लाइडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद है आपका स्लोप एनालिसिस। तो जब भी कोई एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, डैम का हो, हाईवे का हो या कोई भी एम्बैंकमेंट एक्सप्रेसवे के लिए अगर हम बनाते हैं, ठीक है, या फिर टनल के लिए हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको स्लोप स्टेबिलिटी का एनालिसिस जो है किया जाता है। जैसे आपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में स्लोप स्टेबिलिटी का पूरा एक चैप्टर जो है आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे सर्कल मेथड, हाफ सर्कल मेथड या स्लाइस मेथड, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका है ग्राउंड वाटर इन्फ्लुएंस। तो आपका जहाँ पे स्लोपी एरिया रहता है, ठीक है, जहाँ पे लैंडस्लाइड के जो चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर के फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपके शियर स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है और उसके वजह से भी आपका लैंडस्लाइड जो है वो देखा जाता है। तो उस जगह को वहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, इस चीज़ को भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका रिस्क जोन कैसा है और इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो रिड्यूस के कौन कौन से मिटिगेशंस हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी, कि कौन कौन से डिजास्टर जो है यहाँ पे हो सकते हैं, कौन कौन से पोटेंशियल जो है यहाँ पे हो सकते हैं, या अगर फेलियर होगा तो कितने एंगल से फेलियर होगा, सरफेस फेलियर हो रहा है कि बेस फेलियर हो रहा है। इस सारी चीज़ों को जो है एनालिसिस जो है जो टेक्निकल इंजीनियर द्वारा किया जाता है और उसके बाद जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग लैंडस्लाइड के कॉजेस के बारे में, कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं। मेजर कॉजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा हैवी मानसून रेनफॉल और फ्लड। इसके वजह से जो आपका लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आपका केदारनाथ वाला जो 2013 में आया था, हैवी फ्लड की वजह से वहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग जो है वो देखी गई थी और कई सारे जाने जो है वहाँ पे गई थी, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक आज तक का फ्लड जो है वो माना जाता है केदारनाथ 2013 वाला, ठीक है। उसके बाद आपका सॉइल सैचुरेशन ट्रिगर स्लोप फेलियर्स, मतलब आपका सॉइल जब सैचुरेट होता है तो सैचुरेट होने की वजह से क्या होता है, सॉइल के वॉइड्स में वहाँ पे वाटर आ जाते हैं, उसकी वजह से उसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है और वहाँ पे स्लाइडिंग जो है वो देखी जाती है। इसके अलावा होता है आपका रैपिड स्नो मेल्टिंग। जब आपका स्नो जो है रैपिडली मेल्ट होता है तो मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, वो अपने साथ में बहुत सारे डेब्रीज, सॉइल के पार्टिकल्स और रॉक्स को जो है बहा के आगे लेके जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल मेल्टिंग की वजह से लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका अर्थक्वेक की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी होती है। वॉल्केनिक इरेप्शन की वजह से आपने देखा होगा लैंड स्लाइडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्राउंड वाटर चेंजेस की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके अलावा क्वेरिंग, मतलब जैसे कहीं पे हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं या फिर वहाँ से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं कुछ मिनरल्स, तो वैसे जगहों पे भी माइनिंग जैसे हम कर रहे हैं तो वैसे जगहों पे भी लैंडस्लाइडिंग के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे भी आपका जो ब्लास्ट करने के लिए बारूद यूज़ किया जाता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से भी क्या होता है, आपकी जो स्लाइडिंग है वो हो जाती है। जैसे कि आपने बैंड बारकोड टनल में देखा, जो अभी रिसेंट की घटना हुई थी इंडिया उत्तराखंड में, तो वहाँ पे आपने देखा टनल जो है बीच से गिर गया था। तो वो गिरने का वजह क्या था, क्योंकि ऊपर के जो रॉक्स थे वो जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, कहीं कहीं पे बारूद डाल के वहाँ पे जो है रॉक्स को तोड़ा गया था, जिसकी वजह से जो है हलचल जो हुई थी उसकी वजह से आपका कोलैप्स जो है वो देखने को मिला था और उसकी शियर स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हो गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, जो कि इंजीनियर्स को करना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइडिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप है आपका टॉपल्स। टॉपल्स में क्या होता है, दिस ऑकर्स ड्यू टू द फ्रैक्चर इन रॉक्स। रॉक में फ्रैक्चर होने की वजह से आपको जो है ये जो टॉपल्स है वो दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं
ठीक है, मैंने आपको 3D इमेज और रियल इमेज दोनों दिखाया हुआ है। रॉक में क्रैक्स की वजह से जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ये गिर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉपेल, ठीक है, जिसको हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने आप जो है ये गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉल्स। फॉल्स में क्या होता है, जैसे कोई क्लिफ वाला एरिया है, कोई बड़ा स्लोप वाला एरिया है, स्टीपी एरिया है, तो वहाँ पे जो है आपका सॉइल जो है वो जो है अपने आप जो है हिल से क्या हो जाता है, निकल के नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। जहाँ पे आपका रॉक्स के फॉल्स भी देखे जाते हैं, जिसके लिए आपका जो है स्टील नेट का यूज़ किया जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। जैसे आप कहीं रोड से अगर गुजरते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहाड़ी को कट करके बनाया जाता है, वहाँ पे ये जो फॉल्स वाला जो प्रॉब्लम है वो देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्प्रेड जो क्या होता है, आपका जेंटल स्लोप जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है ये ऑकर होता है, या वहाँ पे जैसे कि आपका कोई सॉफ्ट सॉइल है, जेंटल स्लोप है, तो ऐसे जगहों पे आपका मटेरियल जो है फिसल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, पूरा फैल जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आपका होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग कैसे होता है, स्लाइडिंग कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे पूरा जो पहाड़ से डेब्रिस जो है, जो सॉइल के पार्टिकल्स और जो छोटे छोटे पत्थर और कुछ पेड़ पौधे, छोटे वेजिटेशन जो है वो बह के जो है वहाँ से निकल आता है स्लाइड होके, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग, ठीक है। ये कुछ मेजर टाइप्स है स्लाइडिंग के, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट के बारे में। कौन कौन से इंडिया में ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, या कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। तो एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर हमें इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में पता तो होना चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जियो हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट आप देखेंगे, तो वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये वाला एरिया जो है आपका वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में आता है। उसके बाद ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट हिमालय वाले में आपका वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर वाला पार्ट भी आता है जो अराकान यूमा के पार्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद नागा अराकान में वही आपका त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर वाला पार्ट आता है। वेस्टर्न घाट में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में आपका केरला में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मानसून की वजह से। उसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में, और मेघालय प्लेटू में आपका देखा जाता है जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। उसके अलावा जो है आपका कुछ जो है साउथ वाले पार्ट में आपको लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू जो है जितने भी आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इंटेंसिव लैंडस्लाइड जो एरिया है वो उसको जो है यहाँ पे मार्क किया गया है। तो इससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका येलो वाला एरिया दिख रहा है वहाँ पे इंटेंसिव लैंडस्लाइडिंग जो है वो होती है। चलिए एक डाटा हम लोग देख लेते हैं जो लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था, लैंडस्लाइड इन इंडिया 2015 टू 2022। 2015 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है कहाँ हुए थे, तो मानसून में सबसे ज़्यादा केरला में 2239 लैंडस्लाइड जो है देखे गए थे 2015 से लेकर 2022 तक का। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे स्टेट्स में जो है 2015 से 2022 तक के इतने सारे जो आप डाटा देख पा रहे हैं, टोटल 30,782 लैंडस्लाइड जो है वो देखे गए हैं। तो ये जो रीजंस है इससे आप क्या पता कर सकते हैं, आप एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर आपको एक मोटा मोटी परसेप्शन आपके दिमाग में हो जाएगा कि कहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की चांसेस होती है, और उसके हिसाब से हम कैसे जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करेंगे। चलिए और भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया के, जो मेजर लैंडस्लाइड जो इंडिया में हुए हैं वो आप जो है इस टेबल से पूरा देख सकते हैं। तो इस टेबल को आप जो है पॉज कर सकते हैं, तो इसका पूरा नोट्स बना के इसको जो है अपने पास डाटा रख सकते हैं, जहाँ पे जो मेजर लैंडस्लाइड्स हुए थे उसके बारे में यहाँ पे डाटा दिया गया है। जैसे मेजर लैंडस्लाइड में जो मैंने केदारनाथ उत्तराखंड वाली बात किया था, 16 जुलाई 2013 यहाँ पे जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आया था केदारनाथ उत्तराखंड में, जहाँ पे आपको 5,700 पीपल वहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद भी बहुत लोग लापता भी थे, ऐसा बोलते हैं कि 10,000 के आसपास वहाँ पे डेथ हुई थी, ठीक है। पूरी एक रात में ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे जो मेजर जो लैंडस्लाइड जो हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, आप पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग NLSM, ये जो है एक पूरा मैप तैयार किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि कितने एरिया है जो टोटल भारत के जो कि लैंडस्लाइड से अफेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पे देखो आपका ऊपर वाले पार्ट जो नॉर्थ वाला पार्ट में देखोगे 1.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में 1.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और आपका साउथ वाले पार्ट जो केरल वाला पार्ट है वहाँ पे आपका 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल आपका 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है इंडिया में। चलिए कौन कौन से मिटिगेशंस है, कौन कौन से प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं लैंडस्लाइड के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है आप वेजिटेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे वेजिटेशंस लगा सकते हैं स्लोपी एरिया में जिसके रूट जो होते हैं काफ़ी डीप तक जाते हैं। उसके अलावा आप जो है इंजीनियर फील्ड कर सकते हैं, मतलब कि स्लोप वाले एरिया में आप जो है कुछ ऐसे सॉइल्स को वहाँ पे फील कर सकते हैं, या फिर कुछ पाइलिंग या सीटिंग के थ्रू जो है सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रिटेनिंग वॉल्स, सॉइल को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल्स जो है बनाया जाता है।
आपका जो टॉप वाला जो एरिया होता है, हिल का टॉप वाला एरिया या फिर स्लोप का जो टॉप एरिया होता है जिसमें सैंडी सॉइल होता है, जिसमें जो है लैंडस्लाइडिंग की जो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वैसे सॉइल को रिमूव कर लिया जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, डेब्रिस बेसिन बनाते हैं। जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उसके नीचे एक देखना आपको ताल जैसा दिखेगा या एक तालाब जैसा दिखेगा जो कि आर्टिफिशियल होता है। वहाँ पे जो है ऊपर से बह के जो जितने भी मिट्टी या फिर रॉक्स आते हैं उसके लिए जो है डेब्रिस बेसिन बनाया जाता है और पानी के ओवरफ्लो के लिए अलग से एक कैनाल बनाया जाता है जिसके थ्रू पानी अलग चले जाता है और आपका जो डेब्रिस है वो जो है आपका सेटलमेंट एरिया में ना जाके वहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाती है। बाद में फिर इसको जो है जेसीबी के थ्रू या फिर अलग अलग इक्विपमेंट के थ्रू इसको साफ कर लिया जाता है। इसके अलावा होता है बट्रेस। ये जो बट्रेस दिख रहे हैं जैसे कि ये डैम में रिटेनिंग वॉल जैसा यूज़ हो रहा है उसके प्रेशर को झेलने के लिए, वैसे ही रिटेनिंग वॉल जैसा ही एक इंक्लाइन वॉल जो होता है इसको जो है हम लोग बट्रेस बोलते हैं, जो कि सॉइल के प्रेशर को झेलने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा होता है आपका स्टील नेट्स। जैसे आप जो है उत्तराखंड जाएंगे या फिर हमारा हिमाचल वाला पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रोड्स में देखना एक तरफ आपको पूरा पहाड़ दिखेगा और एक तरफ पूरा खाई दिखेगा। तो एक तरफ जो पहाड़ वाला पार्ट है उसको नेट से पूरा कवर किया जाता है ताकि ऊपर से जो रॉक्स गिर रहे हैं किसी गाड़ी के ऊपर ना गिरे या कोई आने जाने वाले जो रोड में चल रहे हैं उसके ऊपर ना गिरे। इसके लिए नेट जो है वो लगाया जाता है और स्टील नेट का उपयोग किया जाता है इसके लिए। और इसके अलावा होता है एक रॉक बोल्टिंग जो कि सबसे ज़्यादा की जाती है। रॉक बोल्टिंग जहाँ पे सॉइल को रॉक को स्टेबलाइज करना होता है वहाँ पे रॉक बोल्टिंग की जाती है। रॉक में काफ़ी ज़्यादा डीप पेनेट्रेशन जो है रॉड का किया जाता है और उसको जो है स्टेबल करके रखा जाता है रॉक बोल्टिंग के थ्रू। किसी अलग से वीडियो में जो है आपको जो है पूरे इसके बारे में बताऊंगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोग पूरे देखेंगे कितने टाइप के सॉइल नेलिंग की जाती है, स्टेबलाइज की जाती है। अलग अलग लाइम से हो गया, आपका सीमेंट से हो गया, बिटुमिन से हो गया, ये सारा कुछ हम लोग अलग से किसी वीडियो में देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग असेसमेंट की कि कौन कौन से ऐसे हमारे बिल्डिंग को अक्रॉस द इंडिया रेजिलेंस बनाने के लिए, जियोलॉजिकल हजार्ड से बचा के रखने के लिए कौन कौन से ऐसे असेसमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका डाटा ड्रिवन अप्रोच। डाटा ड्रिवन अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, जिस भी जगह पे हम लोग जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे ये पता करते हैं कि वहाँ पे सिस्मिक हजार्ड्स होते हैं क्या, लैंडस्लाइड होते हैं क्या, माइनिंग के कोई रिस्क है क्या, ये सारी चीज़ को हम लोग वहाँ पे एक मैप स्टडी करते हैं। उसका जो है एक सिविरिटी जोन देखते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल है किसी जियो हजार्ड्स को होने के, तो वो चीज़ किया जाता है। उसके अलावा जो होता है आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब आपका जो भी वहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे अगर वहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल हजार्ड्स देखे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे प्लानिंग की जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जो है इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे सॉइल के स्टेबलाइजेशन जो है कुछ इस तरीके से करेंगे, ये सारा कुछ रहता है इसमें। उसके अलावा होता है आपका जो भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे वहाँ पे पहुँचाया जाए, उस जियोलॉजिकल फीचर्स पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन जो है वो किया जाए, इस चीज़ की प्लानिंग जो है वो जियोटेक्निकल इंजीनियर और उसके इंजीनियर्स ग्रुप के थ्रू जो है वो किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो है इसकी कंक्लूजन की, या फिर क्या क्या हम लोग जो है और इसमें जो है कॉल टू एक्शन कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट। प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है, एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव। जैसे कि मतलब अगर हम कोई काम को कर रहे हैं हमसे कोई गलती हो गई तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे गलती हो गई, अब उसको सुधारना है, ये होता है हमारा रिएक्टिव। जब गलती हो जाती है उसके बाद जो है हम उसको सुधारते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव। लेकिन प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव हम लोग क्या करते हैं, उस गलती को पहले से ही हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे ये हजार्ड्स या फिर ये हजार्ड्स होने के पोटेंशियल हैं, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें और उसको होने ही ना दें। ऐसा हम लोग जो है कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं, वहाँ पे ऐसा जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क आने वाले हैं उसको पहले ही भाप लेते हैं और उसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर जो है हम लोग अपनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट। उसके अलावा होता है आपका इन्वेस्ट एंड रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन। जितने भी आपके हजार्ड्स होने के चांसेस हैं या डायनेमिक हजार्ड्स होने के चांसेस हैं उनके सारे डाटा जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को भूज वाले एरिया में काम करना है तो मुझे मालूम है ना कि 2001 में भूज में भूकंप आया था, तो उस कंसिडरेशन को मैं अपने साथ रखूंगा। यहाँ पे ऐसे जियोलॉजिकल हजार्ड्स आने के चांसेस रहते हैं, इस चीज़ को अगर मेरे को ध्यान में रहेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिजाइनिंग करूँगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसके अलावा होता है आपको कम्युनिटीज़ को एजुकेट कर सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, इससे भी आप रिस्क को थोड़ी सी जो क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हजार्ड्स को मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनसे आप जो है डाटा ले सकते हैं आपने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सुविधा के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आप बहुत सारे ऐसे डाटा ले सकते हैं जो कि आपके जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन डाटा के थ्रू जो है आप अपने जो जितने पोटेंशियल्स हैं जो हजार्ड्स होने के, उसको जो है आप जो है मिटिगेट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स जो टेक्निकल हजार्ड्स के पार्ट में इतना ही। तो इंजीनियर्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।